बिरजू जल्दी जल्दी सिर पर ईंटें ढो रहा था। शहर में बहुत बड़ी सोसाइटी बन रही थी। बिरजू ने आज ही वहां मजदूरी का काम शुरू किया था। घर में बिरजू की पत्नी सुखमती 3 दिन से बीमार थी। उसे लू लग गई थी। अच्छी तरह से इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा था। कई दिनों से काम नहीं मिलने के कारण बिरजू के पास पैसे नहीं थे। उसके 3 बच्चे रिंकू, टिंकू और मुनिया भी कई दिनों से भूखे थे। आज जो पैसे मिलेंगे उससे बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगा। नहीं, सुखमती का इलाज कराना बेहद जरूरी है। अगर मेरी सुखमती को कुछ हो गया तो मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जून का महीना था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। उसके सामने बार बार उसके भूखे बच्चों का मासूम चेहरा घूम रहा था। कैसे 5 साल की मुनिया ने काम पर आने से पहले उससे पूछा था, बाबा आज रात हमारे लिए खाना लाओगे ना? हाँ मुनिया, मैं तुम सबके लिए आज खाना लेकर आऊंगा। बिरजू के सामने खड़े उसके दोनों बेटे 8 साल का टिंकू और 10 साल का रिंकू कुछ नहीं बोले, लेकिन भूख के कारण उनका उतरा हुआ चेहरा सब कुछ बोल रहा था। आज तो मैं बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगा। शाम को जब काम खत्म करके बिरजू घर जाने लगा तो मालिक ने उसे 400 रुपए दिए। बिरजू ने उन पैसों से सबके लिए खाना खरीदा और सुखमती के लिए कुछ दवाइयाँ। बिरजू खाना और दवाइयाँ लेकर घर पहुंचा। उस दिन सबने पेट भर कर खाना खाया। वाह बाबा, आज तो आप ढेर सारा खाना लाए हो। हाँ मेरी मुनिया, अब मैं रोज तुम लोगों के लिए खाना लाऊंगा। बिरजू ने सुखमती को भी खाना खिलाया और दवाई खिलाकर उसे सुला दिया। लेकिन वो दवाई सुखमती के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। दूसरे दिन बिरजू और तीनों बच्चे सोकर उठ गए, लेकिन सुखमती नहीं उठी। वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। बिरजू फूट फूट कर रोने लगा। सुखमती, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करा पाया। रिंकू और टिंकू थोड़े समझदार थे। वो समझ चुके थे कि माँ अब कभी नहीं उठ पाएगी, लेकिन मुनिया अब भी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी। माँ उठो ना, देखो सूरज चाचा गुस्से में कैसे तप रहे हैं। उठो, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ, पानी पी लो। मुनिया सुखमती के मुंह में पानी पिलाने लगी। बिरजू ये सब देखकर मुनिया को गले से लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। सुखमती के चले जाने के बाद बिरजू टूट गया था। कई दिनों से वो काम पर भी नहीं गया था। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों बच्चे फिर भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन बिरजू को जैसे होश ही नहीं था। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुनिया भूख से बेहोश हो गई है। रिंकू की बात का बिरजू ने कुछ जवाब नहीं दिया। रिंकू ने उसे झकझोरने की कोशिश की तो बिरजू जमीन पर लुढ़क कर गिर गया। सुखमती की याद में बिरजू भी चल बसा। रिंकू टिंकू समझ गए थे कि वो अनाथ हो गए हैं, लेकिन मुनिया ये सब समझने के लिए अभी बहुत छोटी थी। माता पिता के गुजरने के बाद अब रिंकू पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि वही तीनों में सबसे बड़ा था। टिंकू, कई दिन हो गए हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। गर्मी और भूख के कारण मुनिया की तबीयत भी खराब हो गई है। तू घर पर रहकर मुनिया का ध्यान रख, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया। टिंकू मुनिया के पास बैठकर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगा और रिंकू खाने की तलाश में घर से बाहर चला गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी कचरे के ढेर से बोतलें इकट्ठा कर रहा था। रिंकू भी कचरे के पास गया। वहां उसने देखा कि एक पॉलीथीन में खाना बांधकर कचरे में फेंका हुआ था। वाह, खाना मिल गया, इस खाने से हमारी आज की भूख शांत हो जाएगी। रिंकू खाने से भरी वो पॉलीथीन लेकर घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसने पॉलीथीन खोली उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगी। भैया, गर्मी के कारण ये खाना खराब हो गया है, इस खाने को खाकर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन टिंकू, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। भैया, मैं बाहर जाकर खाना लाऊंगा, आप थोड़ी देर इंतजार करो, लेकिन ये खाना मत खाओ। टिंकू घर से बाहर गया और खाने की तलाश करने लगा। काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे खाना नहीं मिला तो वो निराश होकर घर वापस आ गया। फिर तीनों बच्चों ने उसी खाने को पानी से धोकर खा लिया और अपनी भूख मिटाई। अगले दिन। रिंकू भैया, आज मुनिया की तबीयत थोड़ी ठीक है, आज मैं भी आपके साथ खाना ढूंढने बाहर चलूंगा। मैं भी चलूंगी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। नहीं मुनिया, बाहर बहुत गर्मी है, तेरी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। नहीं भैया, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुनिया की जिद करने पर रिंकू मान गया और तीनों बच्चे खाने की तलाश में घर से बाहर निकल गए। रिंकू भैया, सूरज तो जैसे आग उगल रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी पीने का बहुत मन है। रिंकू ने देखा कि सड़क के किनारे एक बड़ी सी गाड़ी रुकी हुई थी और उस गाड़ी में बैठे आदमी के हाथ में ठंडे पानी की एक बोतल थी। उस आदमी ने पानी पीकर बोतल सड़क के किनारे फेंक दी और वहां से चला गया। रिंकू फौरन दौड़कर वो बोतल उठाकर ले आया। उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। ले मुनिया, इस बोतल में ठंडा पानी है, तू इसे पी ले।
मुनिया ने 2 घूंट ठंडा पानी पिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर तीनों बच्चे खाने की तलाश में चलने लगे। थोड़ी दूर आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक मंदिर के बाहर भंडारा चल रहा था। भैया, हम लोग भंडारे में भरपेट पूरी सब्जी खाएंगे। हाँ, हमने बहुत दिनों से पूरी सब्जी नहीं खाई। लेकिन यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इतनी कड़ी धूप में पता नहीं कब तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन खाना तो मिल जाएगा ना। तीनों बच्चे लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगते हैं। लाइन बहुत लंबी थी। तेज धूप में काफी देर तक खड़े रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन भूख के आगे सब मंजूर था। आखिरकार उनकी बारी आ गई। लेकिन जैसे ही वो खाने तक पहुंचे, खाना बांटने वाले आदमी ने उन तीनों को नफरत भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरा। उनके फटे हुए कपड़े और उनका सूखा हुआ चेहरा देखकर उसने बड़ी ही घृणा के लहजे में उनसे कहा, तुम लोग कहाँ से घुसे चले आए हो? यहाँ तुम जैसे लोगों को खाना नहीं मिलता है। अंकल, हम तीनों बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें भी पूरी सब्जी दे दो। अपनी हालत देखिए, बड़ा आया पूरी सब्जी खाने, चल हट। भैया, क्या फायदा इतनी गर्मी में घंटों लाइन में लगने का, खाना तो मिला नहीं। तभी टिंकू ने देखा कि जो लोग भंडारा खाकर जा रहे थे वो अपनी पत्तलें डस्टबिन में फेंक रहे थे और उनमें बहुत सारा खाना बचा हुआ था। भैया, मिल गया खाना। कहाँ है खाना? वो देखो भैया, लोग अपना अपना जूठा खाना डस्टबिन में फेंक रहे हैं, हम वहां से खाना खा लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तीनों बच्चे डस्टबिन के पास जाते हैं और लोगों के फेंके हुए जूठे खाने को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर डस्टबिन के पास बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन वहां आने जाने वाले लोग उन्हें घूर रहे थे। टिंकू भैया, हमें यहाँ बैठकर नहीं खाना चाहिए, लोग हमें देख रहे हैं, न जाने वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे मुनिया? हम सड़क के किनारे जाकर वहीं बैठ जाएंगे और वहीं खाना भी खा लेंगे। लेकिन वहाँ तो बहुत कड़ी धूप है, सूरज जैसे आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। ऐसे में खाना कैसे खाया जाएगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से भगा दे, हमें खुद ही चले जाना चाहिए। ठीक है टिंकू, चल चलते हैं। तीनों बच्चे अपने अपने हाथ में खाना लेकर सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी मुनिया रोने लगती है। क्या हुआ मुनिया, तू रो क्यों रही है? भैया, फुटपाथ तो तवे की तरह गर्म है, आप भी यहाँ मत बैठो, नहीं तो जल जाओगे। फिर हम खाना कहाँ बैठकर खाएंगे? ऊपर वाले ने हमारी कैसी किस्मत बनाई है, इतने दिनों के बाद खाना नसीब हुआ तो भी हम खाना नहीं खा सकते हैं। परेशान मत हो टिंकू, हम खड़े खड़े खाना खा लेंगे। हाथ में अपनी अपनी प्लेट पकड़ो और जल्दी जल्दी खाना खा लो। तीनों ऐसा ही करते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बूढ़ी भिखारन आती है और बच्चों से खाना मांगने लगती है। ये लीजिए, ये खाना आप खा लीजिए। धन्यवाद बेटा। बूढ़ी भिखारन खाना खाने लगती है। रिंकू भंडारे के पास जाकर डस्टबिन में से और जूठा खाना ले आता है और उस बूढ़ी भिखारन को दे देता है। भरपेट खाना खाने के बाद उस भिखारन ने रिंकू को अपनी जूठी प्लेट देते हुए कहा, बेटा तुम बड़े दयालु हो, इस प्लेट को मत फेंकना, इसे अपने साथ घर ले जाना। इतना कहकर वो भिखारन वहां से चली जाती है। तीनों बच्चे डस्टबिन में से जूठा खाना फिर से इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने साथ घर लेकर जाने लगते हैं। रिंकू ने भिखारन की जूठी प्लेट भी एक पन्नी में बांधकर अपने हाथ में रख ली थी। भैया, ये खाना तो हम रात में खा लेंगे, लेकिन आप उस भिखारन की जूठी प्लेट को फेंक क्यों नहीं देते? नहीं टिंकू, उसने कहा था कि इस प्लेट को अपने साथ घर ले जाना। तीनों बच्चे खाना लेकर घर आ जाते हैं। रात होने पर तीनों खाना खा लेते हैं। भैया, उस भिखारन की जूठी प्लेट बाहर फेंक कर आता हूँ। ठीक है टिंकू। टिंकू ने जैसे ही भिखारन की जूठी प्लेट को अपने हाथ में उठाया, उसने देखा कि प्लेट में जो थोड़े बहुत जूठन बचे हुए थे वे सब रुपए, पैसे और सोने चांदी में बदल गए थे। टिंकू ने ये बात रिंकू और मुनिया को बताई। तीनों बच्चे हैरानी से उस भिखारन की जूठी प्लेट को निहार रहे थे। इतने सारे पैसे भैया, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मुनिया, भिखारन के रूप में भगवान हमारी मदद करने आए थे। तीनों बच्चे अपने माता पिता को याद करके खुशी खुशी रहने लगे। उनकी गरीबी और दुख भरे दिन अब दूर हो गए थे। अनुपमा को एक बीमारी थी। उसके नाखून रातों रात बड़े हो जाते थे और आसानी से वो अपने नाखूनों को काट भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसके नाखून बहुत मजबूत थे। उसे नेल कटर से भी काटा नहीं जा सकता था। अनुपमा को जब स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली तब उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी तेरे खुद के नाखून इतने बड़े हैं, तू स्कूल के बच्चों के नाखून कैसे चेक करेगी? मजाक मत करो माँ, वैसे मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो होगी ही बेटी, बचपन से कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी ने ये नाखून बढ़ने वाली बीमारी के बारे में सुना तक नहीं था। वही तो, पता नहीं स्कूल में क्या होगा, मैं मजाक न बन जाऊं स्कूल में।
अनुपमा का डर ही सच हुआ। नाखून काटने के लिए घर में उसका एक इलेक्ट्रिक कटर था, पेड़ काटने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसी का छोटा रूप। सुबह सुबह उसी से नाखून काट कर अनुपमा स्कूल चली गई। प्रिंसिपल सर ने अनुपमा को 7वीं कक्षा में जाने के लिए कहा। अनुपमा पढ़ाने के लिए चली गई। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। सभी बैठ जाओ और कोई किताब मुझे दो। मधु नाम की एक लड़की किताब देने के लिए आगे आई और किताब लेते वक्त अचानक से मधु का हाथ कट गया और खून निकलने लगा। ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी? हे भगवान, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं। अनुपमा के नाखून बढ़ रहे थे। नाखून से मधु को चोट लग गई थी। अनुपमा ने जल्दी अपने नाखून छुपा लिए। मधु को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। चोट कैसे लग गई बच्ची? पता नहीं सर, अचानक से खून निकलने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी। अनुपमा को अंदर से बहुत गिल्ट होने लगा। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बच्ची को चोट लग गई। हे भगवान, इन नाखूनों का मैं क्या करूं? अनुपमा बहुत सावधानी से काम करने लगी। वो क्लास में लौट गई और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लग गई और उसके नाखून लगकर बोर्ड टुकड़े टुकड़े हो गया। तब बच्चों ने नाखून देख लिया। अरे वो देखो, नई मैडम के कितने बड़े बड़े नाखून हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है नाखूनों से ही मधु को चोट लगी है। ये मैडम है या हैवान? इंसानों के इतने बड़े बड़े नाखून नहीं होते हैं। नई मैडम तो कोई शैतान लगती है, हमें इनसे दूर रहना होगा। बच्चे ये फुसफुसा रहे थे, लेकिन अनुपमा सब कुछ सुन पा रही थी। ये सब सुनकर उसे रोना आ गया। किसी भी तरह क्लास खत्म करके वो घर लौट गई और रोने लगी। आज मुझसे बच्चे भी डर गए, मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? मेरे नाखूनों की वजह से आज बच्चे भी डर गए माँ। मुझसे वो लोग प्यार नहीं करेंगे, मुझे शैतान और हैवान बोल रहे थे। रो मत बेटी, वो तो बच्चे हैं। इन नाखूनों का मैं क्या करूं माँ? ये नाखून मुझे मार कर ही दम लेगा। नहीं बेटा, देखना एक दिन इन नाखूनों की वजह से तुझे सब लोग प्यार करेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? आएगा बेटी, आएगा। तू बस सही वक्त का इंतजार कर। अपने नाखूनों की वजह से अनुपमा की कोई दोस्त या सहेली भी नहीं है। बचपन से ही उसकी उम्र के सारे बच्चे उससे दूर रहते थे। अनुपमा अकेली स्कूल जाती थी और अकेली घर वापस आती थी। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। इसीलिए अनुपमा किताबों से ही प्यार करती थी, हमेशा पढ़ाई करती थी। इसी तरह पढ़ाई करते करते वो क्लास में फर्स्ट आने लगी और कॉलेज भी पास हो गई। और अचानक से उसके पिता का देहांत हो गया। घर में चावल आटा खत्म होने लगा तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। उसका रिजल्ट देखकर स्कूल में उसे आसानी से नौकरी दे दी गई और स्कूल जाते ही उसे नाखूनों की वजह से बच्चों से ही बुरा भला सुनना पड़ा। अनुपमा बैठे बैठे यही सब सोच रही थी। उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो स्कूल गई और देखा आधे बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। क्या बात है अनुपमा, तुम्हारी क्लास के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए हैं? पता नहीं प्रिंसिपल सर, कल तो सभी आए थे। ठीक है, कल आने दो इन लोगों को, मैं बात करता हूँ। अनुपमा को मन ही मन पता था कि बच्चे क्यों नहीं आए थे। बच्चे उससे डर गए थे। अनुपमा क्लास खत्म करके टीचर्स रूम में बैठ गई। बाकी टीचर्स खाना खा रहे थे, लेकिन अनुपमा अपने नाखूनों की वजह से हाथ छुपा कर ही बैठी थी। तभी लिपिका मैडम ने अनुपमा से कहा, क्या बात है नई टीचर, खाना लाना भूल गई हो क्या? नहीं नहीं, खाना है। अच्छा समझ गई, तुम शर्मा रही हो, ये लो मैं खिला देती हूँ। लिपिका अनुपमा को खिलाने के लिए आगे आई और अनुपमा ने हाथ आगे किया। अनुपमा के नाखून बहुत ज्यादा लंबे हो चुके थे। अरे ये क्या, इतने लंबे नाखून? नाखून है या तलवार? और लिपिका वहां से हट गई। बाकी के टीचर्स भी अनुपमा से दूर हट गए और वो लोग आपस में बातें करने लगे। बाप रे बाप, इतने लंबे नाखून! किसी इंसान के इतने लंबे नाखून देखे हैं? मुझे तो लगता है कोई शैतान है। बाप रे बाप, मैं इसके आसपास नहीं जाने वाली। हाँ, मैं भी इससे दूर ही रहने वाली हूँ। उधर मधु और बाकी बच्चे भी घर जाकर अनुपमा के बारे में बुराइयां करने लगे। माँ पता है, हमारी नई मिस चुड़ैल है। ऐसा नहीं बोलते बेटी, ये सब कहाँ से सीख रही हो तुम? सच बोल रही हो माँ, उनके इतने लंबे लंबे नाखून हैं। फालतू की स्टोरी मत बनाओ मधु। अरे माँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो? नाखून से ही तो मुझे चोट लग गई थी। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन स्कूल तो जाना ही होगा बेटी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मधु की तरह बाकी बच्चे भी डरे हुए थे। उन्होंने भी स्कूल आने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल बहुत चिंता में पड़ गए।
ये क्या हो रहा है? दिन ब दिन अटेंडेंस कम क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही चलता रहा तो हमें भूखा मरना होगा। तभी लिपिका मिस बाकी टीचर्स को लेकर वहां आई और बोली, प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है सारे बच्चे डर गए हैं। डर गए हैं? लेकिन किससे? नई टीचर से, अनुपमा से डर गए हैं बच्चे। अनुपमा से? लेकिन अनुपमा ने क्या किया? आपने उसके नाखून नहीं देखे क्या? नहीं तो। चलिए दिखाती हूँ। प्रिंसिपल चुपके से क्लास के अंदर झांक कर देखने लगे। अनुपमा के तलवार जैसे लंबे नाखून थे और वो नाखून सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। अरे ये तो सच है, इतने लंबे नाखून। अगले दिन स्कूल के बाहर बच्चों के माता पिता आकर भीड़ लगाने लगे। हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सर बाहर आए। क्या बात है? कैसी मांग? हमारे बच्चे नई टीचर से डर गए हैं। उनकी उंगलियों में लोमड़ियों के जैसे नाखून हैं। हाँ, मैंने देखा है। नई टीचर को स्कूल से निकालना होगा, नहीं तो हम हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं देखता हूँ। प्रिंसिपल ने अनुपमा को ऑफिस में बुलाया। अनुपमा रोते हुए आई। मुझे पता है सर आप क्या बोलोगे, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मेरे नाखून बचपन से ही ऐसे हैं। देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चे डर रहे हैं, तुम्हें इस स्कूल से निकलना होगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी मर गए, मुझे ही घर चलाना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता अनुपमा, मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकालता हूँ। अनुपमा को स्कूल से निकाल देने की बात फैल गई। अनुपमा स्कूल से बाहर गई और सारे बच्चे अंदर आ गए। अनुपमा रो रही थी और तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप शुरू हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? सब कुछ हिल क्यों रहा है? मर गई, मर गई, बचाओ बचाओ। भूकंप की वजह से पूरा स्कूल टूट पड़ा और उसके अंदर सभी बच्चे और टीचर फंस गए। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाहर बच्चों के माता पिता परेशान हो रहे थे। अब क्या होगा? अब इन्हें कौन बचाएगा? कोई बचाओ मेरी बेटी को। और तभी अनुपमा सामने आई। मैं बचाऊंगी इन सबको, मेरे नाखून आज कुछ तो काम आएंगे। अनुपमा के नाखून बहुत मजबूत थे। उसने एक नाखून मारा और एक चट्टान टूटकर चूर चूर हो गया। उसके अंदर प्रिंसिपल सर फंसे हुए थे। वो बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा, तुमने मेरी जान बचाई। इसी तरह अनुपमा अपने नाखूनों से चट्टान तोड़ती रही और एक एक करके सबको बाहर निकालती रही और 1 घंटे के अंदर उसने सभी बच्चों और टीचर को बाहर निकाला। हमें माफ कर दो अनुपमा, हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ मिस, आप बहुत अच्छी हो। सभी अनुपमा को गले लगाने लगे। रातों रात अनुपमा अपने नाखूनों की वजह से फेमस हो गई। चारों तरफ उसकी तारीफ होने लगी और उसे सरकार के इमरजेंसी विभाग में नौकरी मिल गई। नाखूनों की वजह से उसे इज्जत मिलने लगी और वो खुशी खुशी जीने लगी।